नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा, हम लोग का महीनों का इंतजार जो है आज समाप्त हुआ। पिछले कई महीनों से हम लोग सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, जो कि आज रिलीज कर दिया गया। यह एक बेहतरीन पद है। बेहतरीन पद इस सेंस में कह सकते हैं कि आप केवल एक एग्जाम देकर, वो भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देकर सीधे अधिकारी बन सकते हैं। 10 पंचायत में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और उस अधिकारी का काम होगा कि स्कूलों की निरीक्षण करना, स्कूलों के विकास के लिए योजना तैयार करना, यानी कि एक एग्जाम देकर आपका अधिकारी बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि एईडीओ अधिकारी होते कौन हैं, इनके लिए क्या चयन प्रक्रिया है, कौन कौन से विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए, एईडीओ जैसा बताएं कि 10 पंचायत में एक अधिकारी की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। इनका मूल काम क्या होगा, स्कूलों का निरीक्षण करना, स्कूलों के विकास के लिए योजना तैयार करना और भी कई कार्य इससे संबंधित हो सकते हैं। इसमें कुल पदों की संख्या देखा जाए, कुल रिक्ति देखा जाए तो 945 पद के लिए रिक्तियां जारी की गई है। अगर आगे हम लोग देखें तो इसकी योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है। तो जनरली देखिए, अदर स्टेट्स में जो बीईओ का पद होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर करके, वहां पे बीएड करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। जैसे आप यूपी में बीईओ का एग्जाम दीजिएगा तो जहां तक हमको जानकारी है, आपको बीएड करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। लेकिन यहाँ पर एईडीओ के पद के लिए सबसे बड़ी बात है कि बीएड हटा दिया गया। आप सिंपल ग्रेजुएशन, जनरल ग्रेजुएट हैं या उसके इक्विवेलेंट है तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यानी कि जितने भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। सिर्फ एक एग्जाम और अधिकारी बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे के पास पीटी क्वालिफाई करने का टैलेंट होता है, वो पीटी निकाल लेते हैं, चाहे वो याद करके हो, प्रैक्टिस करके हो या दिन रात मेहनत करके हो। लेकिन जब बात आती है लिखने की, राइटिंग एक्सप्रेशन की, तो वहां पे वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं खुद को असहज महसूस करते हैं और उनको लगता है कि हम कैसे अपनी बातों को मेंस में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो टैलेंट होते हुए भी, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए टैलेंट होते हुए भी वो मेंस में कहीं ना कहीं छट जाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बेहतरीन मौका है, यदि आपके पास एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन का काफी अनुभव है या आप मेहनत करना चाहते हैं अगले 2 माह, तो सीधे एक एग्जाम देकर आप क्या कर सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं, लिखित परीक्षा कहने का मतलब आपको लिखना नहीं है भाई, एमसीक्यू है, आपको इसको क्या करना है, टिक आउट करना। और सबसे बड़ी विशेषता, इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है, सिर्फ पीटी दीजिए, एमसीक्यू बेस्ड दीजिए और डायरेक्ट ऑफिसर क्या कीजिए, बन जाइए। तो जितने भी सिंपल ग्रेजुएट्स हैं या उसके इक्विवेलेंट हैं, सभी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपको पता भी है 21 वर्ष से 37 वर्ष से, अगर रिजर्वेशन में है तो 40 और 42 अधिकतम आयु सीमा जा सकता है। एकदम शॉर्ट में सब कुछ हम बतला रहे हैं। अब देखिए चयन प्रक्रिया क्या है। सबसे बेहतरीन इस परीक्षा का हमको यही लगा कि ये सिंगल स्टेज एग्जाम है, एक ही स्टेज का एग्जाम होगा और आप डायरेक्ट अधिकारी बन सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड है, कोई लिखित परीक्षा नहीं है, कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पर कमांड है तो आप अच्छे से इसमें क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे बीपीएससी टीआरई में देखिएगा, आपको सिंगल स्टेज एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है और डायरेक्ट आप सरकारी शिक्षक बन जाते हैं। यहाँ पे ये मौका है कि वही सिंगल स्टेज एग्जाम, वही एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम और डायरेक्ट अधिकारी बन सकते हैं। यानी कि जहां आप एक पंचायत के एक स्कूल में शिक्षक बन रहे हैं, आपको भी एक मौका है कि आप उस 10 पंचायत के ऊपर एक अधिकारी बन सकते हैं। तो जो भी बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई किए हैं, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। जो भी अरोमा क्लासेस के पार्ट रहे हैं, अरोमा क्लासेस के हिस्सा रहे हैं और यहाँ से निकले, उनके लिए एक बड़ा अवसर है कि चलिए मिलते हैं फिर से और एक बार फिर से हम लोग एक और लंबा छलांग लगाते हैं और अधिकारी बनते हैं। तो जिस प्रकार से टीचर में भी आप लोग सिंगल स्टेज एग्जाम देखे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन देखे होंगे, बस वही चीज। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट एक स्टेज एग्जाम दीजिए और अधिकारी बन जाइए। अगर हम विषय की बात करें तो इसमें देखिए 3 कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। एक लैंग्वेज पेपर है जो 100 अंक का होगा, एक सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर है वो 100 अंक का होगा और तीसरा हमारा जनरल एप्टीट्यूड है
वो 100 मार्क्स का है। यानी कि टोटल 300 मार्क्स का क्या होगा, एग्जाम होगा, जिसमें 100 मार्क्स लैंग्वेज, 100 मार्क्स जीएस और 100 मार्क्स आपका सामान्य योग्यता या जनरल एप्टीट्यूड। देखिए अब लैंग्वेज में कौन कौन सा विषय पूछेगा, तो एक सामान्य अंग्रेजी रहेगा, यानी कि जनरल इंग्लिश रहेगा, कितने अंक का रहेगा, 30 अंक का रहेगा। अगला सामान्य हिंदी रहेगा, कितने का, 70 अंक का रहेगा, यानी कि टोटल 70 और 30 हमारा कितना हो गया, 100 अंक हो गया। लेकिन ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। दोनों विषय में सेपरेटली 30% मार्क्स लाना है। यानी कि अगर हम 30 का 30% देखें तो 9 नंबर हो गया। यानी कि इंग्लिश में आपको कितना लाना है, 9 नंबर लाना है। हिंदी में अगर हम 70 का 30% देखें तो 21 नंबर हो गया। तो हिंदी में आपको कम से कम कितना लाना है, 21 नंबर लाना है। यानी कि सेपरेटली अलग अलग आपको दोनों में 30% मार्क्स लाना है, 30% इंग्लिश में और 30% हिंदी में लाना। ऐसा नहीं कि 100 में हम 30 नंबर ले आते हैं, 30 कहने का सेंस कि हम इंग्लिश में 0 नंबर ले आए और हिंदी में 30 नंबर ले आए तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सेपरेटली आपको दोनों में 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन की बात करें, जनरल स्टडीज की बात करें तो अगेन सामान्य अध्ययन में आपका जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। अगर हम करेंट अफेयर्स भी है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री है, भारत का इतिहास है और बिहार का इतिहास है। नोटिफिकेशन में देखिएगा बिहार पर बार बार फोकस किया गया है कि बिहार का भौतिक विभाजन से पूछेंगे, बिहार की नदियों से पूछेंगे, बिहार के अर्थव्यवस्था से पूछेंगे, बिहार के राज्य व्यवस्था से पूछेंगे। यानी कि भाई कहना चाह रहे हैं कि बिहार से क्वेश्चन अच्छा खासा रहेगा, इसलिए बिहार से संबंधित जो भी हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे, सबको अच्छे से पढ़ जाना। तो हिस्ट्री में भी भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, ज्योग्राफी में भी भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था से सवाल रहेगा, इसके अलावा बिहार राज्य व्यवस्था से सवाल रहेगा। अगर हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसे अब टीआरई वाला में, टीचर वाला में देखे होंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न थे, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा। और स्पेशल आपको कहाँ पर जोर देना है, तो बिहार पर क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। बिहार बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रह सकता है। बिहार बेस्ड इन द सेंस कि बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड, बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड, बिहार के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाया गया है, विधानसभा चुनाव है, उस सब से संबंधित आपको यहाँ पे प्रश्न रह सकते हैं। अब हम बात करें कि एग्जामिनेशन का नेचर कैसा होगा, तो हमारे अनुसार एग्जामिनेशन टफ रहने वाला है, इजी नहीं रहेगा। इसका रीजन क्या है कि बाबू 945 पोस्ट है, 945 पद है। 945 पद में क्या है, सिंगल स्टेज एग्जाम है। सिंगल स्टेज एग्जाम में भी वो भी एमसीक्यू बेस्ड है। तो आप ही बताइए कौन छोड़ना चाहेगा। जिसके पास एज होगा, जिसके पास मौका होगा, वो तो नहीं छोड़ेंगे भाई, भूखे शेर की तरह शिकार पर टूट पड़ेंगे। विशेषकर जो इतने लाखों लाख अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीचर बने हैं, उनकी तैयारी भी अभी अच्छी है, अभी जस्ट गवर्नमेंट जॉब में आए हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई है। महीना के 1 तारीख को सैलरी मिल जा रही है, तो और भी फाइनेंशियली भी मजबूत हैं, तो भैया क्यों ना वो इस एग्जाम में निकाले। और दूसरी बात है, वो शिक्षा विभाग को बड़ा करीब से देख रहे हैं, उसके नेचर को समझ रहे हैं, तो उनका जरूर सपना होगा कि जिस विद्यालय में हम शिक्षक बन रहे हैं, उस विद्यालय में एक दिन निरीक्षण जरूर करें। तो ये सपना लेके वो लोग भी भरेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ एग्जाम होगा। आप या हम ही एग्जामिनर रहें और हम लोग को दे दिया जाए कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख स्टूडेंट्स में मात्र 945 छात्रों का चयन करना है, तो आपको भी पता होगा कि आसान प्रश्नों से हम लोग चयन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम टफ रहने वाला है। तो आप जो सोचते हैं कि हम क्लब में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करके निकाल लेंगे, वो संभव नहीं है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको यहाँ पर फैक्ट बेस्ड पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए, एक एक लाइन पे कमांड होना चाहिए। और ना केवल एनसीईआरटी के एक एक लाइन पे कमांड होना चाहिए, बल्कि एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू है
उस पर भी कमांड होना चाहिए। आपको पता भी होगा कि हम अरोमा क्लासेस में पिछले कई वर्षों से एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग बैच लाते हैं। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जब तक आपका एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो आर्ट्स सेक्शन हो चाहे वो साइंस सेक्शन हो, दोनों पर उतना ही क्या होना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए। तो हम जरूर सलाह देंगे आप सभी को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। यदि आप इस भूल में है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है और हम रट्टा मार लेंगे और इस एग्जाम को निकाल लेंगे, तो इस वहम को दूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपके जिंदगी में दोबारा नहीं आने जा रहा है। आप रट्टा मार छोड़ के इन डेप्थ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। आप डिटेल पढ़ के तब हजारों एमसीक्यू बना लीजिए ना, हजारों एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड बना लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग जो हैं अरोमा क्लासेस आपकी कैसे मदद करेंगे, तो हम लोग दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको मौजूद हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आप प्ले स्टोर से अरोमा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है अरोमा क्लासेस और आपके लिए एक बेहतरीन बैच ले आया गया है एईडीओ के लिए, जिसका टोटल कोर्स फी मात्र 1499 रखा गया है। वो प्रथम 100 छात्रों के लिए, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए मात्र 1499 फी है। इसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी कमांड करवाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड हजारों एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, 100 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट लगवाएंगे। इसके अलावा हम लोग का पर्सनल मेंटरशिप रहेगा, एकदम व्यक्तिगत तौर पे, निजी तौर पे आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। आप बहुत सारा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेते हैं जहां पे हजारों हजार की भीड़ रहती है, एक साथ 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, 30,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है उस 30,000 बच्चे को अकेला शिक्षक पूरी तरह डाउट क्लियर कर पाएगा? क्या आपको कोई डाउट होगा तो वो शिक्षक पूरा कर पाएंगे? हम लोग इसी चीज पर गौर करते हैं कि प्रत्येक बच्चा हमारे लिए खास है और उन सभी का डाउट क्लियर होना चाहिए। इसलिए कहीं भी डाउट हो तो हम लोग पर्सनल मेंटरशिप देकर उनको उस डाउट को क्लियर करते हैं। कभी कभी पढ़ते पढ़ते मन परेशान हो जाए, लगे कि कहीं कुछ नहीं हो सकता है, वहां भी हम लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑफलाइन बैच भी ला रहे हैं जिसमें पूरे कम समय में पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसके साथ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से एकदम सिलेबस पर इतना कमांड करवा दिया जाएगा कि एग्जाम में आपको घर जैसा माहौल लगेगा। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एग्जाम में फिर डर नहीं लगेगा। जीवन में ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो आइए नोटिफिकेशन भी देख ले कि नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहां उम्र सीमा की बात करें, अगर यहां हम लोग देख ले उम्र सीमा की बात कह रहा है, तो देखिए यहां 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम अनरिजर्व्ड के लिए कितना होना चाहिए, 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला और अनरिजर्व्ड वीमेन के लिए कितना वर्ष है, 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला के लिए कितना है, 42 वर्ष है। जो आपको जनरल बीपीएससी में है वही आपको उम्र सीमा यहां पर दिया गया है। अगला अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की बात करें, तो सबसे बड़ा चयन प्रक्रिया देखिए कि यहाँ पे साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। पहला तो ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान खींचने योग्य है कि इसमें इंटरव्यू नहीं, ये आपका लिखित परीक्षा है, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का, ऑब्जेक्टिव नेचर का। कोई लिखित कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि आपको लंबा लंबा पैसेज लिखना है, एस्से लिखना है। ये एमसीक्यू बेस्ड है। हम बताएं भी यहाँ पर अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो जनरल लैंग्वेज है। जनरल लैंग्वेज में आपको सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी है। अंग्रेजी 30 अंक, सामान्य हिंदी 70 अंक है। कुल प्रश्नों का संख्या 100, 2 घंटे का रहेगा। और देखिए 30% क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। जनरल स्टडीज की बात करें, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 100 प्रश्न रहेगा 2 घंटे का और ये 100 अंकों का रहेगा। इसी प्रकार से सामान्य योग्यता की बात करें, ये भी ऑब्जेक्टिव, 100 प्रश्न 2 घंटा और 100 अंक का रहेगा। यानी कि 6 घंटे का एग्जाम होगा और 3 पेपर है 100 अंक का, यानी कि 300 का। इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3। अगर पूछ दे निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो भैया 1/3 क्या है, निगेटिव मार्किंग है। ये हम लोग को ध्यान रखना है।
सामान्य अध्ययन में तो हम बता भी दिए हैं कि क्या क्या पूछेगा। तो देखिए, सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, करेंट अफेयर्स है, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, बिहार पे ज्यादा फोकस किया गया। सामान्य भूगोल है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत के राज्य व्यवस्था। तो देखिए, बिहार की नदियों से संबंधित है। इंडियन पॉलिटी, भारत के राज्य व्यवस्था से है। आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी की बात कर रहा है। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान। तो सारा कुछ बिहार पे इस पे ज्यादा क्या किया गया है, फोकस किया गया। अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो वही आपका एवरेज है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा कुछ प्लस कुछ रीजनिंग के सवाल हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक चीज और दिया गया है कि अगर दो परीक्षार्थियों का अंक समान होगा तो मेधा सूची में उसको वरीयता दिया जाएगा जिसका सामान्य अध्ययन में ज्यादा अंक है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका भी 210 अंक आ गया और मेरा भी 210 अंक आ गया, अब किसको लिया जाएगा? तो हम दोनों में जिसका जीएस में ज्यादा मार्क्स होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, चलिए दोनों का जीएस में भी सेम हो जाए तब क्या करेंगे मार्क्स? तब एज का प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज का प्रेफरेंस कहने का मतलब अगर जिसका एज ज्यादा होगा उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, जिसका एज कम होगा उसको बोलेगा भैया आपके पास तो एज है, अगले साल भी दे लीजिएगा। अब कहिएगा अगर एज भी सेम है तब क्या किया जाएगा? तब देवनागरी लिपि के वर्णमाला के अनुसार, कि जैसे मान लीजिए मेरा अभिनव है, आपका कुछ और हो जाए, तो जिसका देवनागरी लिपि में पहले आएगा नाम उसी को क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। ठीक है, तो एक बेहतरीन अवसर है, बहुत बड़ा मौका है। आज ही आप अरोमा क्लासेस ऐप को अपने प्ले स्टोर से क्या करें? डाउनलोड कर लें और जल्द से जल्द एईडीओ कोर्स से जुड़ जाए। 6 सितंबर से इसका बैच हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 50-100 छात्रों को मात्र 1499 में यह कोर्स मिल रहा है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप अरोमा क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर पे क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं। इसके लिए अगर विशेष जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7488817119 पे आप व्हाट्सएप करके और भी क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो अपने और भी दोस्तों के साथ साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।